नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अरविंद केजरीवाल छूटे तो कैसे छूटे? वो जज साहब कौन है जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को निर्दोष घोषित कर दिया? निर्दोष घोषित नहीं किया, बल्कि सरकार को कहा कि आपके पास ऐसा कुछ है ही नहीं जिसके आधार पर केस चलाया जा सके। बिला वजह आपने एक आदमी को नाप दिया। वो कौन से टेक्निकल फैक्टर थे, वो कौन से कारण थे, वो कौन से झूठ थे जिसके कारण अरविंद केजरीवाल को इतने दिन झेलना पड़ा, और वो कौन सी चीज़ें हैं जिनके कारण आज साबित हो गया, और ये अंतिम रूप से साबित हो गया कि इस हिंदुस्तान में मोदी शाह एक विलेन की तरह लोगों को प्रताड़ित करके अपना राजनीतिक सिक्का चलाते हैं। अरविंद केजरीवाल को प्रताड़ित किया गया तो अब ये बात आती है तो उससे बहुत सारे मामले सामने खुल के आ जाते हैं। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि किस हद तक अरविंद केजरीवाल का केस कानून के सामने झूठे पे झूठा साबित होता चला गया। सीबीआई के पास में इतने लंबे समय तक जांच करके, लोगों को महीनों जेल में डाल के, टॉर्चर करके, परेशान करके, कुछ भी उनके पास नहीं था। सब करने के बाद भी खोखला था, वो उनके पास कुछ हाथ में नहीं आया था। आज इसी पे बात करेंगे। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं knocking-news.com का यूट्यूब चैनल। जज साहब ने कहा है कि मनगढ़ंत आरोप के आधार पर किसी के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। हुआ क्या है? हुआ ये है कि बरी नहीं हुए हैं, रिहा नहीं हुए हैं। अदालत ने कहा कि भैया तुम्हारे पास मुकदमा चलाने भर के भी सबूत नहीं है, यानी तुम्हारा मुकदमा ही तुम चालू नहीं कर सकते। और ये किसने कहा? सीबीआई अदालत ने। जो जज साहब है ना, वो बेहद सख्त जज हैं, और अगर एक भी गलती केजरीवाल की होने वाली थी तो शायद केजरीवाल को कभी राहत नहीं मिलती। और ये रिकॉर्ड है जितेंद्र सिंह का। क्या है रिकॉर्ड? इस पे जाने से अच्छा पहले हम सुने केजरीवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बातें कही हैं, ताकि इसको आगे विश्लेषण करने में आसानी हो। न्यायालय ने, हमारे जस्टिस सिस्टम ने इसमें एक बहुत ऐतिहासिक फैसला दिया है। इसके लिए मैं जुडिशरी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जज साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आज के इस माहौल में जब सारी संस्थाओं को, सारे अथॉरिटीज को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, ऐसे में इतना बड़ा न्याय करने के लिए जज साहब ने वाकई बहुत हिम्मत दिखाई है। मैं उन सभी वकील भाइयों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने एक एक कदम हम लोगों का साथ दिया, हमारी ये लड़ाई न्यायालय में लड़ी। आप जान रहे हैं कि किस तरह से पिछले 4 साल से ईडी को, सीबीआई को, सारी संस्थाओं को इस्तेमाल करके हमारे ऊपर एक शराब घोटाला नाम का एक आरोप लगाया गया। सीबीआई ने, ईडी ने उसमें चार्जशीट फाइल की। आज कोर्ट को प्राइमा फेसी ये निर्णय लेना था कि क्या सबूत और गवाहों के बयानों के आधार पे सफिशिएंट मटेरियल है कि इसमें मुकदमा चलाया जाए। अभी मुकदमा चला नहीं था। कोर्ट को यह निर्णय लेना था कि क्या मुकदमा चलाने लायक सफिशिएंट मटेरियल है, और कोर्ट ने लगभग 600 पेज के आदेश में सारे सबूतों और सारे गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये कहा है कि इतना भी सबूत नहीं है, इतने भी गवाहों के बयान नहीं है, एक निक्का सा भी सबूत नहीं है कि इसमें मुकदमा तक चलाया जा सके। अगर मुकदमा चलाया जाता, 15-20 साल मुकदमा चलता, उसमें बहुत सारे गवाह बुलाए जाते, सबूत रखे जाते, उसके बाद होता, वो तो अलग बात है। कोर्ट का ये कहना है कि इतना टुच्चा केस है, इतना फर्जी केस है, इतना बेकार केस है, इतना गलत केस है,
ये मैं नहीं कह रहा, ये भाषा है, आप कोर्ट का ऑर्डर पढ़िए। ये ऑर्डर जो है ये ऐतिहासिक ऑर्डर है। कोर्ट ने कहा है कि इतना फर्जी केस है, इतना फर्जी केस है, एक भी सबूत नहीं है, एक भी गवाह नहीं है कि इसमें मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता। ये पूरा षड्यंत्र किसने रचा, क्यों रचा? ये पूरा षड्यंत्र दो लोगों ने मिलकर रचा, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी। और आज उन दोनों को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। उन दोनों ने मिलकर षड्यंत्र रचा कि आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए, आम आदमी पार्टी को बर्बाद किया जाए। और उस षड्यंत्र के तहत आजाद भारत का सबसे बड़ा और सबसे घिनौना षड्यंत्र रचा उन लोगों ने। सबसे पहले समझते हैं कि वो नीति क्या थी जो केजरीवाल ने बनाई थी, क्योंकि जब हम इस नीति को समझेंगे तो हमको आगे चीज़ों को समझने में आसानी होगी। अब चूंकि वो छूट गए हैं तो आपको लगे अब समझने का ना, अब समझना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि देश भर में बहुत सारे मुकदमे, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो हुआ ये कि जो नीति थी वो क्या थी, पहले ये समझें। दिल्ली में शराब की दुकानें 60% से ज़्यादा दिल्ली की सरकार चलाती थी। उसके अलग अलग औद्योगिक DSIDC चलाता था, टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन चलाता, अलग अलग सरकारी विभागों को शराब चलाने का ठेका दिया हुआ था दिल्ली में। 60-70% पहले सारे के सारे ही होते थे, फिर बाद में कुछ चीज़ें जो है वो शामिल कर दी गई प्राइवेट को भी। केजरीवाल ने जो अपनी आबकारी नीति बदली, उस आबकारी नीति में इसने ये कहा कि अब सारे के सारे ठेके प्राइवेट होंगे। बाकी राज्यों में ठेके प्राइवेट पहले से ही होते हैं, दिल्ली एक अनोखा रास्ता है जहाँ पे सरकार चलाती थी। अब पूंजीवादी सरकार है और मोदी जी एयर इंडिया प्राइवेट करते हैं, बाकी चीज़ें प्राइवेट करते हैं और कहते हैं कि बिजनेस करना सरकार का काम नहीं है। लेकिन ठेके चलाना दिल्ली में सरकार का काम है, क्योंकि अगर दिल्ली में ठेका सरकार नहीं चलाएगी तो गजब हो जाएगा। केजरीवाल का जो मॉडल था वो ये था कि उसने 13 अलग अलग जोन बना दिए दिल्ली में और उनमें बराबर बराबर ठेके बांट दिए। मकसद ये था कि इन एक जोन में कितनी दुकानें होंगी, तो उससे दिल्ली के बहुत सारे इलाके हैं, जैसे वहाँ पे बहुत ही दुकान होती थी, जैसे मयूर विहार के एक ही मॉल में 5-6 दुकानें, कनॉट प्लेस में 15-20 दुकानें, और बाहरी दिल्ली के गांव में चले जाएं तो कई कई किलोमीटर तक दुकान नहीं। तो इस चक्कर में एक कल्चर बन गया था बूट लेगर्स का कल्चर। लोग स्कूटर में, साइकिल में अपना बहुत सारी रखते थे और महंगे दाम पे शराब बेचा करते थे। केजरीवाल ने सोचा, जो किसी सरकार का सोच अगर वो रेवेन्यू के हिसाब से सोचे तो नहीं होना चाहिए, पर होता है, सभी शराब से कमाना चाहते हैं। उसको लगा कि अगर हम इसको वैलिड तरीके से सब जगह शराब पहुंचा दें तो एक तो क्या होगा कि शराब की बिक्री बढ़ जाएगी, पहली चीज। दूसरा फायदा ये होगा कि सब जगह हम ठेके देंगे तो ठेके देने से हम सीधे सीधे एक पैसा दे देंगे, भैया इतने में ठेका दो, वगैरह वगैरह। तो उससे वो बहुत सारा रेवेन्यू बढ़ाने वाले थे और उनका आइडिया ये था कि अभी शराब से जो कमाई हो रही है सरकार की, वो 1.5 गुनी हो जाएगी। अब इसमें ये क्लॉज लगाया उन्होंने कि आप जो है वो कंपटीशन भी कर सकते हो, मतलब ऑफर भी दे सकते हो। अगर आप अपनी शराब बेचना चाहो तो आप छूट पे भी बेच सकते हो। तो कई जगहों पे शराब के ठेके लेने वालों ने इसका फायदा उठाया और कंपटीशन के लिए एक के साथ एक फ्री देना शुरू कर दिया। मेरे एक मित्र नोएडा से जो शराब की बोतल 3,000 रुपए की खरीदने वाले थे, वो वहां से मयूर विहार फेज 3 पास में पड़ता है, 2 किलोमीटर जाके उनको वो 1,500 रुपए की एक और उसके साथ एक फ्री मिली। खैर, तो इस वजह से पूरी दिल्ली में बहुत सारी फ्री में और इस तरह की स्कीमें आनी शुरू हो गई। इसमें ये माना गया कि अरविंद केजरीवाल ने तथाकथित साउथ लॉबी, इस पर भी जज ने झाड़ लगाई है कि आप साउथ लॉबी के इस देश को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और 2 हिस्सों में बांट रहे हैं। खैर, एक तथाकथित साउथ लॉबी है, उन्होंने ये कहा कि साउथ लॉबी ने अरविंद केजरीवाल को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी है और ये रिश्वत गोवा के चुनाव में उन्होंने खर्च की है और हमारे पास माफ गवाह भी हैं। तो ये घोटाला है, भ्रष्टाचार है और ये नीति बनाई इसलिए गई है
ताकि उस लॉबी को फायदा हो जाए। यह आरोप लगा मोटा मोटा। इस आरोप लगने के बाद सीबीआई ने जो है ये कहा कि भाई साहब इन्होंने ठेके के मुनाफे भी बढ़ा दिए। जो मार्जिन था शराब पे वो 12% कर दिया, पहले 5% था। इस बेसिस पे ये आया कि भाई ठेकेदारों को देखो, इन्होंने जो 5% मुनाफा था वो 12% कर दिया, तो इन्होंने लॉटरी कर दी। सीबीआई कोर्ट ने कहा कि भाई साहब जो पहले वाली नीति थी उसमें तो 5% की न्यूनतम सीमा थी और इन्होंने, और कोई अधिकतम सीमा नहीं थी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी कमा सकते हो। केजरीवाल ने तो ज़्यादा से ज़्यादा 12% कर दिया कि 12% से ज़्यादा कमा ही नहीं सकते हो। तो इसलिए कोई कमाई कैसे करेगा, और इसलिए जब कमाई नहीं करेगा तो भ्रष्टाचार कैसे हो जाएगा। सीबीआई का कहना था कि 12% जो मुनाफा था उसमें 6% कमीशन केजरीवाल को मिला और ये डील का हिस्सा था। सीबीआई ने तो कह दिया, लेकिन जज साहब ने जब इसको पूछा और पूछताछ की तो अदालत ने वहीं बैठ के, वो तो विश्लेषण करते हैं, उसमें ये निकला कि बियर जैसा जो प्रोडक्ट है उसमें 12% मार्जिन का मतलब है 54 रुपये प्रति केस और लागत है 108 रुपये प्रति केस, जो डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट है। तो एक जो बियर का केस होता है, एक बॉक्स होता है, उसको पहुंचाने में 108 रुपये लग रहे हैं, मार्जिन हो रहा है 54 रुपये। सीबीआई के सामने उन्होंने पूछा तो कहा भाई ये जो लो मार्जिन वाली चीज़ है, बियर जैसी चीज़, इसमें तो घाटा हो रहा है, तो 12% मार्जिन कैसे कमा लेगा, कैप कैसे लगा देगा, ये तो घाटे का सौदा है। और आप तो कह रहे हो उसमें भी 50% कमीशन लिया। यहां जाकर उन्होंने पकड़ लिया, कहा कि भैया होलसेलर जो है वो तो पहले से घाटे में चल रहा था। तो अदालत ने कहा कि घाटे में चलने वाला व्यापारी भारी रिश्वत नहीं दे सकता। एक ग्राउंड ये हुआ। इसके अलावा गोवा में ये पैसा खर्च किया गया, ये साबित नहीं कर पाया सीबीआई। कितने लोगों को पकड़ा, कितनों को जेल में डाल दिया, पूछताछ की, जो जो करना था किया। उसके बाद में पता चला कि ये कहा कि रिश्वत की रकम जो है वो गोवा के चुनाव में लगी है। एक गवाह ने कहा कि जो लिखा गया है, गवाह ने कहा इनको कि जो रकम लिखी है पर्चियों में, जो सबूत दे रहे हैं, उस सब में साहब 3 जीरो जोड़ लो आगे, यानी जो 150 लिखा है, 1,50,000 है, वो 150 नहीं है। ठीक है साहब, 5,000 लिखा है तो उसमें 3 जीरो और जोड़ लो तो वो हो जाएगा 5 लाख। अब अगर इस तरह से हिसाब लगाओगे तो घोटाले की रकम निकलती है 104 करोड़ रुपए। तो अदालत ने कहा कि आपने 44 करोड़ रुपए का घोटाला क्यों बता रहे हो। सीबीआई से कहा आप जो लॉजिक दे रहे हो उसके हिसाब से तो 104 करोड़ होना चाहिए, निकल रहा है 44 करोड़। और इससे ये पता चला कि जो रिकॉर्ड है वो सिलेक्टिव रिकॉर्ड पेश किए गए, काट छाट की गई वगैरह वगैरह, और कानूनी रूप से पेंसिल से लिखे हुए कागज कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट मान लिए जाएंगे, ये मसला भी उठ गया। यानी ये सारी चीज आ गई सामने। एक लॉजिक और दिया गया, इन्होंने जो पॉलिसी बनाई उसमें ये एलजी को शामिल नहीं किया वगैरह वगैरह। तो जो रिकॉर्ड निकले, जो अरविंद, अच्छा ये जितनी भी चीज़ें हैं ये अरविंद केजरीवाल और पहले से सफाई में कहते आ रहे हैं कि देखिए कहीं से भी ट्रेल नहीं मिल रहा है, कहीं से ये नहीं मिल रहा है। तो उसमें ये बताया गया कि एलजी के साथ लगातार बैठकें हुई, एलजी ने 7 सुझाव दिए, सुझाव पॉलिसी का हिस्सा बने, यानी कोई भी चीज़ गुप्त तरीके से एक तरफा नहीं की गई। और जो सरकारी गवाह था वो भी संदिग्ध था, क्योंकि 7-7 8-8 बार कभी इधर करता था, और इसलिए उसकी भी पुष्टि नहीं की जा सकती। तो कुल मिला के कोर्ट का ये पूरा का पूरा कहानी आप देखें तो उसमें अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सबूत ठहरते नहीं थे। यानी पूरी की पूरी कहानी सिर्फ और सिर्फ इनको फंसाने के लिए गढ़ी गई थी। अब इसका मतलब समझते हैं कि ये साजिश क्यों की गई थी। जो प्रथम दृष्टया साजिश दिखती है, इसमें कोई शक होना नहीं चाहिए, और मैं दावा कर सकता हूँ इस बात का कि साजिश मुझे लग रही है। अब हम आते हैं कि इस पूरे मामले में
क्यों किया गया होगा और क्या किया गया होगा, और इससे हमको पता चलेगा कि हमारा देश किन लोगों के हाथ में है। अब जो रिएक्शन आई है, पहली रिएक्शन अन्ना हजारे की, जो पाला पलट चुके थे, अरविंद केजरीवाल पे बहुत सारे आरोप लगाए उन्होंने, बहुत सारी चीजें खुली। ये सब कहने वाले अन्ना हजारे ने कहा कि हाँ भाई, इसका मतलब वो दोषी नहीं है, अरविंद केजरीवाल भी नहीं है और सिसोदिया भी नहीं है, क्योंकि कोर्ट का फैसला आ गया है। यानी पहली बार अन्ना हजारे, जो अभी तक मोदी शाह के हाथ में खेलते हुए माने जाते थे और ये माना जाता था कि उनके आदमी हैं, उनको भी बयान बदलना पड़ा है। और ये अपने आप में एक इतिहास का वो सबसे महत्वपूर्ण दिन है, जिस दिन ये साबित हुआ कि मोदी शाह पॉलिटिकल गेन के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और ये केजरीवाल का मामला है। हेमंत सोरेन के मामले में हुआ, चुपचाप गुपचुप खत्म हो गया। अजित पवार के मामले में हुआ, गुपचुप चुपचुप खत्म हो गया। लेकिन केजरीवाल और आम आदमी पार्टी, आप जानते हैं, सड़कों पे लड़ने वाले लोग हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये किस हद तक जाके मसला बना सकते हैं इसका, और इस चीज़ को एक्सपोज कर सकते हैं। और निश्चित मान के चलिए कि ये जैसे जैसे एक्सपोज करेंगे, वैसे वैसे कांग्रेस पार्टी को और दूसरी पार्टियों को इससे गेन होगा, क्योंकि इन सब के कहीं ना कहीं किसी ना किसी नेता को इसी तरह लपेट के फंसाया गया, इसी तरह खुन्नस में शामिल किया गया। आप सोचिए कि ये आज जो रबर स्टाम्प से लिख के सरकार के यहाँ माथे पे ठप्पा लगा के चिपका दिया गया है कि ये सरकार सत्ता का दुरुपयोग करती है चुनाव जीतने के लिए। 5 नेता, भी आपने अरविंद केजरीवाल को सुना, 5 नेता उठा लिए गए। चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की साख को खराब किया गया, बहुत सारी चीज़ें हुई। और दिल्ली को उपहार में रेखा गुप्ता मिली, मनोज तिवारी मिले, बहुत कुछ मिला, वो सब आपकी जानकारी में है। बहरहाल, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि कैसे चीज़ें बदली। अब एलजी वाले मसले में भी एक एलजी थे जिन्होंने नीति निर्माण के समय इनपुट्स दिए, वो खुद भी फंसने वाले थे, तो उनको हटा के दूसरे एलजी को लगाया गया जिन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चला। अच्छा, अरविंद केजरीवाल की हिस्ट्री देखिए। अरविंद केजरीवाल पे लगातार, ये तो पहला मुकदमा तब था कि जब कहीं से भी काबू नहीं आ रहा तो डाल दो उसको। कब से एंटी करप्शन ब्यूरो, मुझे याद है बहुत जाया करता था वहाँ पे, वहाँ की एक डीसीपी होती थी जिनका मैंने कई इंटरव्यू किए, काफ़ी इंटरेस्टिंग जानकारी उनसे मिलती थी। गरिमा भटनागर नाम था उनका, बहुत पुरानी बात है, शीला दीक्षित के मुख्यमंत्रित्व काल की। दिल्ली विधानसभा परिसर में ही उसका दफ्तर होता है, बाहर से उसकी एंट्री है, और वही डीसीपी सेंट्रल का बगल में ऑफिस होता था। तो वो हमेशा दिल्ली सरकार के अंडर में काम करता था, एंटी करप्शन ब्यूरो। इन्होंने जैसे ही उसने बिजली कंपनियों और दूसरी चीज़ों पे हाथ डालना शुरू किया, भ्रष्टाचार खोलना शुरू किया, यही अनिल अंबानी, ये जो पूरा एप्स्टीन देख रहे हैं आप कहानी, और इसकी मोहब्बत देख रहे हैं मोदी जी के साथ में, यही अनिल अंबानी जो है, इसकी बिजली कंपनी थी दिल्ली में, और इस बिजली कंपनी पे अरविंद केजरीवाल ने हाथ डाल दिया था। तो जिस करप्शन एंटी करप्शन ब्यूरो के हाथ से डाला था, उस एंटी करप्शन ब्यूरो में ब्यूरो होता था वो दिल्ली सरकार का, और जो उसका इंचार्ज होता था वो दिल्ली पुलिस का एक आईपीएस अधिकारी होता था जो आता रहता था वहाँ पे। इन्होंने पूरा ब्यूरो ही दिल्ली पुलिस के अंडर में ले लिया। दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के पास में, तो अमित शाह के पास आ गया। खैर, तो इस तरह की चीज़ें लगातार चलती आ रही थी। बहुत सारे वहाँ चीफ सेक्रेटरी के साथ इनका दिल्ली के विवाद हुआ, दूसरे के साथ हुआ। हाँ, यहाँ तक नौबत आ गई, एक चीफ सेक्रेटरी ने आरोप लगा दिया कि मेरे साथ मारपीट की गई है, हालांकि कोई सीसीटीवी आखिर तक उसका नहीं आया। एक वीडियो कैमरा जरूर आया, वो मीटिंग से आराम से जाते हुए दिख रहे हैं। तो ब्यूरोक्रेसी के साथ में भयंकर तनाव था। अरविंद केजरीवाल के विश्वस्त अधिकारियों को सबको हटा दिया जाता था। दिल्ली के एक पुलिस कमिश्नर से भीमसेन बस्सी, वो रोज खड़े होके बिला नागा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पॉलिटिकल बयान दिया करते थे। ये सारी चीजें थी, यानी कुल मिला के एक तरह तरह से कर रहे हैं। अब आप देखिए, हमने देखा कांग्रेस पार्टी का चुनाव के टाइम पे अकाउंट फ्रीज हो गया, विपक्षी नेताओं पे केस बना दिए, किसी को जेल भेज दिया। आप सोचिए, चिदंबरम का केस याद करिए, महीनों जेल में। और इस सब वजह से पूरा का पूरा जो नैरेटिव था वो दिखाई दे रहा है। 21 मार्च को
उनको गिरफ्तार किया लोकसभा चुनाव से ठीक पहले। मोदी का चुनाव था, लोकसभा चुनाव 2024। बहुत सारी चीज़ें हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन, उनको गिरफ्तार हुआ, जमीन घोटाला केस चला, ये भी चुनाव से पहले चला। कांग्रेस का राहुल गांधी का नेशनल हेराल्ड केस, जैसे ही चुनाव आता है उठ जाता है, ईडी पूछताछ करने लगती है, केस अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन झूठा केस बताया जा चुका है। पी चिदम्बरम आईएनएक्स मीडिया केस में 2019 में गिरफ्तारी हुई, 106 दिन जेल में रहे, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। अलग अलग मौके पे अगर आप देखते जाएं तो बहुत सारी पार्टियां हैं जिनके लोग, दिल्ली की शक्ति आपको पता छीन ली गई। कैसे हुआ? दिल्ली की सरकार ने जो है वो, दिल्ली की सरकार के पास कुछ ताकतें होती थी, केंद्र सरकार ने छीन के सारी की सारी कर दी। एलजी के अंडर में, यानी केंद्र सरकार के राज्यपाल मान लीजिए, उपराज्यपाल होता है। उसके बाद में केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल जीता कि अधिकार केजरीवाल के पास होता। केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाके कानून बदल दिया। अध्यादेश मतलब आप, सरकार अपने आप से कानून बना सकती है, संसद में बाद में पास करा लेंगे। ऐसा बना के फिर दोबारा से उनकी पूरी पावर छीन ली। तो ये पूरा का पूरा घटनाक्रम, सारी की सारी चीजें एक साथ एक्सपोज हो गई हैं और इससे पता चलता है, क्योंकि अगर आप अधिकारी का तबादले का, पोस्टिंग का अधिकार सरकार के पास से छीन लोगे, उसकी ताकत खत्म हो जाती है। उस खत्म ताकत के साथ अरविंद केजरीवाल काम कर रहा था। आज अरविंद केजरीवाल की रिहाई से, रिहाई कहें या उनको क्लीन चिट मिलने से भयंकर थप्पड़ पड़े हैं। अब होगा क्या भविष्य जान लीजिए, जितना स्टाइल आप मोदी शाह का जानते हैं। ये मामला ऊंची अदालत में ले जाया जाएगा और भी ऊंची आवाज में अरविंद केजरीवाल पर हमले होंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल की एक दिक्कत है। दिक्कत यह है कि वो अपनी राजनीति में समावेशी नहीं है। कांग्रेस पार्टी से टकराहट, बार बार मोल लेना, टकराव मोल लेना। माना कि वो दिल्ली में भी उनके कांग्रेस के साथ जो है वो, लेकिन कांग्रेस और दिल्ली में तो बीजेपी और केजरीवाल की लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी से इतना दूरी क्यों बनाना? जब आप इस तरह से सब तरफ से दूरी बनाओगे तो विपक्ष के लोग आपके साथ खड़े नहीं होंगे, क्योंकि आप धोखा दे रहे हो, आप लास्ट समय उनको डिच कर रहे हो, आप कमजोर कर रहे हो विपक्ष की एकता को। ये सब जो है वो केजरीवाल के खिलाफ जाता है। इस वजह से शायद केजरीवाल को उतने बड़े लेवल पे दूसरी पार्टियों का साथ ना मिले, लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल जो अब माहौल बनाने वाले देश में, जो सीन बनने वाला है, वो सीन मोदी शाह को, उनकी छवि को एक्सपोज कर देगा कि भाई इनको जनता की ताकत, जनता की जो शक्ति है, सत्ता की जो शक्ति है, जनता ने जो दी है, उस शक्ति का इस्तेमाल करके ये अपना फायदा कर रहे हैं। देश चलाने के लिए पुलिस मिलती है, देश चलाने के लिए सीबीआई मिलती है, अपने फायदे के लिए नहीं मिलती है। आप उस पूरी की पूरी पुलिस, सीबीआई वगैरह से लेके और आप अपनी ताकत बढ़ा रहे हो, आपने विरोधियों को कमज़ोर कर रहे हो ताकि आप देश पे कब्जा कर सको। कब्जा ही तो हुआ भाई, चुनाव में धांधली करो या कुछ भी करो, ये देश पे कब्जा किया आपने, और ये अब एक्सपोज हुआ है। इस केस से साबित हुआ है, सर्टिफाई हो गया। तो ये उन लोगों के लिए भी भाई, जो हमारे देश में जिनको भक्त कहते हैं, जिनको अंधभक्त कहते हैं, जो भी कहते हैं, उन लोगों के लिए भी सोचने का समय है। तुमने जी भर के उस आदमी को चोर कहा, बेईमान कहा, क्या क्या नहीं कहा, खुजलीवाल कहा। आज तुम सोचो कि तुमने जिस बिना पे कहा, तुमको भी तो उल्लू बनाया गया। तुम भी खुद अपना आत्मचिंतन करो कि इस देश में ये जो हो रहा है, ये सब तुम्हारे समर्थन से हुआ। तुम इसमें साथ खड़े हुए थे, फ्रंट पे खड़े हुए थे। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो जहां से लोगों तक पहुंचा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।